हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 1 AS5 की। यस सर, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में सर अपन ने कौन सा AS खत्म किया था? AS17 किया था। यस सर, अब अपन ने लास्ट क्लास में कौन सा AS खत्म किया था? AS17। और सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको पता होगा अमलगमेशन, पार्टनरशिप, लिक्विडेशन, AS22, AS29, AS26, AS20, AS18 और AS17 ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सर। 2020 की फुल रिकॉर्डिंग आपको रेगुलर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई जा रही है। उसी सीरीज में सर आज अपन चालू करेंगे AS5 का सर जो नाम है वो है नेट प्रॉफिट। पहले इसका नाम बहुत छोटा है, छोटा इन द सेंस बहुत बड़ा है सर। ये इसका नाम बड़ा है, सिर्फ AS बहुत छोटा है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड। ये टॉपिक्स हैं सर जो अपन को टॉपिक्स इस AS के अंदर डील करने होंगे। प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ये सर इस स्टैंडर्ड का नाम है। सर नाम देख के आप घबराना मत इस स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है वो नाम बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, सेम वो वाला सीन है AS के साथ। और सर ये जो AS है बहुत ही इजी AS है। और इस AS में से जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 5 मार्क्स। और ये सम टाइम, ऑलवेज नहीं, सम टाइम कभी कभार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे कि अभी लास्ट जुलाई 2021 या जनवरी 2021 में पूछा गया था, फिर उसके बाद ये नहीं पूछा गया। उससे पहले ये 2018 या 19 में पूछा गया था, फिर उसके बाद नहीं पूछा गया। तो मतलब ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट AS नहीं है, बट फिर भी अपन इसको करेंगे और ये B कैटेगरी में अपने फॉल करेगा। सर इसके नोट्स में सबसे पहले लिखेंगे कि बेसिकली इस AS के अंदर अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस AS के अंदर अपन बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो AS है, दिस AS डील्स बेसिकली किस चीज़ से डील करता है? ये बेसिकली अगर आपका देखा जाए तो सर ये जो डील करता है आपके एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक सेकंड सर, जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, आपके जो प्रायर पीरियड के आइटम होते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स होते हैं, उनसे डील करता है। उसके साथ साथ ये डील करता है सर आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन से, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और पॉलिसीज, जिन्हें अपन एस्टिमेट्स और पॉलिसीज से। फिर उसके बाद ये डील करता है P&L फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स, कि जो आपके ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं उनसे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उससे डील करता है। उनका क्या डिस्क्लोजर होगा, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, उन चीज़ों से डील करता है। सर बेसिकली एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। और एक आपका ये जो प्रायर पीरियड आइटम वाला कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू अदर्स। ये ज़्यादा एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं और ये बहुत सिंपल है, इजी AS है। अपन इसको बेसिकली पूरा कवर करेंगे फ्रॉम IC स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस मैनुअल से, और उसी के साथ साथ हम CA फाइनल लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग में करेंगे। अब हम बात करते हैं सर कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपन लिखेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन एंड पॉलिसी। तो सर सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है सर वो प्रिंसिपल्स, वो कन्वेंशंस, वो अजम्पशंस जो हम यूज करते हैं क्या करने में, टू प्रेजेंट करने में एंड प्रिपेयर करने में हमारे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो क्या होते हैं सर? आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। क्या बोला सर मैंने? अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स दोज पॉलिसीज, दोज प्रिंसिपल्स, दोज कन्वेंशंस, दोज assumptions which are required to present and prepare a financial statement that's called accounting policies. लॉजिक क्लियर? यस सर। अब अकाउंटिंग पॉलिसी में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आप जब भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे तो अपन उसे क्या कहेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी।
आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए पढ़ा होगा, जैसे कि आप लीफो मेथड यूज करोगे या आप फीफो मेथड यूज करोगे या आप जैसे वैम मेथड यूज करोगे, या पहले आप जैसे कोई खर्चा, जैसे मान लो इंटरेस्ट चार्जेस था, उसको आप पहले क्या करते थे, इन्वेंट्री में ऐड करते थे। आप पहले उसको इन्वेंट्री में ऐड करते थे, अब उसको आप क्या चाहते हो, ऐड नहीं करना चाहते। अब आप ऐड नहीं करना चाहते तो वो भी क्या माना जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज माना जाएगा। मतलब सर बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया, जितना भी इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिलेट होती है। तो मतलब अगर इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने का अगर आपका पैटर्न बदलेगा, अगर आपका तरीका बदलेगा, दैट मीन्स कि देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर? ये आप एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आपको ये थोड़ा सा इजी रहेगा जब आप बाद में आप रिवाइज करोगे इस चीज को। क्लियर? यस सर। अपन अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद अपन बात करते हैं सर हमारे अगले पॉइंट की, अकाउंटिंग एस्टिमेशंस की। किनकी? अकाउंटिंग एस्टिमेशंस। क्या ये अकाउंटिंग एस्टिमेशंस क्या होते हैं सर? अकाउंटिंग एस्टिमेशन कुछ नहीं होती, कुछ एस्टिमेशन मेड बाय मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कुछ एस्टिमेशंस रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट के थ्रू, हम उसे कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेशन। लेट्स सपोज मैंने सोचा यार कि हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5% बनेगा, फिर कोई मैनेजमेंट सोचता है, कोई सीनियर मैनेजमेंट सोचता है नहीं 10% बनेगा, सेल्स मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो सोचता है नहीं सर अब की बार तो 15% बनेगा। तो व्हाट इज दिस? दीज आर एस्टिमेशंस which are required and which are made by management to prepare a financial statement that will gives a true and fair view. Clear? Yes sir. तो अकाउंटिंग एस्टिमेशन क्या क्या होती है सर? इसके अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें जो आपको एग्जाम में मतलब जिसको थोड़ा सा अगर आप इसको कीवर्ड्स को नोट करना है तो लिखिएगा। अकाउंटिंग एस्टिमेशन मीन्स अगर आप एंटिटी मेक्स estimation for calculation of values and useful life of assets, then such estimations are based on best information। तो इसके अंदर कीवर्ड क्या हुआ सर? इसके अंदर जो कीवर्ड हुआ वो कीवर्ड हुआ वैल्यूज एंड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स कैलकुलेशन के लिए। मतलब जहां भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की बात आती है वहां आप किसको रेफर करोगे? एस्टिमेशंस को रेफर करोगे। किसको रेफर करोगे? अकाउंटिंग एस्टिमेशंस को। समझ में आया क्या? लाइक सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए असेट्स है, क्या बोला मैंने? असेट है। अगर इसकी लाइफ में चेंज हो रहा है, इसकी रेट में चेंज हो रहा है, इसके डेप्रिसिएशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर इसके प्रोविजन में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दीज आर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। लॉजिक क्लियर क्या? यस। मतलब ये वो हैं जो अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंजेस होते हैं। इसका मतलब है अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज हो रहा है। पहले लाइफ 5 साल थी, फिर मैंने सोचा 10 साल हो रही है, तो दैट्स इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। पहले रेट 10% थी, अब 5% है, दैट मीन्स चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। डेप्रिसिएशन सर पहले मैं WDV मेथड यूज करता था, नाउ मैं SLM मेथड यूज कर रहा हूं, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। पहले मैं SLM यूज करता था, मैं WDV यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपका? सर समझ में आया आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब एक और नोट लिखिएगा सर, एक सेकेंड। देयर आर फॉलोइंग केसेस where we are not sure
about whether it is change in accounting policy or estimation, then we will consider change in accounting estimation. लॉजिक क्लियर क्या? यस सर. उसके आगे एक और चीज ध्यान रखना सर. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ adoption of accounting policies. Adoption of accounting policies, not change in accounting policy. इस लाइन को बढ़िया तरीके से पढ़ना सर. अडॉप्शन है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, ना कि चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज में. लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? समझ में आ गई क्या बात? यस सर. लॉजिक क्लियर? यस. आगे सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं बताना सर. देखो पहला एग्जाम्पल क्या सर? पहला एग्जाम्पल देखिए सर फटाफट से. अगर आप कोई न्यू पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती है फॉर दैट इवेंट which will which was not occurred in past. जो पास्ट में कभी अकर ही नहीं हुआ, अपन उस इवेंट के लिए अगर कोई अपन न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. नहीं कहते, हम उसे कहते हैं अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. हम उसे क्या कहते हैं? अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. समझ में आई क्या बात? यस सर. क्या यहाँ तक के सर आपके नोट्स कंप्लीट हैं क्या? यस सर. यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट हैं? यस. तो सर अब अपन करते हैं सेकंड पॉइंट, प्रायर पीरियड आइटम. कौन सा सर? सेकंड पॉइंट हमारा क्या सर? ये वाला टॉपिक मैंने कहा था कि अपन इस एस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें अपन ने ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया क्या? यस सर. सबसे पहले अपन ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रायर पीरियड आइटम, दैट इज द मोस्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रायर पीरियड आइटम. देखिए सर, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं ये सर? कभी कभार पता है क्या होता है कि कुछ एरर्स, कुछ ओमिशंस, कुछ मिस्टेक के कारण हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गलती कर देते हैं. सर सिंपल सी बात है, मानव है, मानव से गलतियां होती है, मनुष्य से गलतियां होती रही है, होती रहेगी. तो कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स, कुछ ओमिशन, कुछ एरर, कुछ मिस्टेक्स, कुछ ओमिशंस. सर ये एक ही है में, एक सेकेंड. कुछ ओमिशंस. तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स इस प्रायर पीरियड आइटम के एक कहते हैं ना, मतलब एक तरीके से फंडामेंटल्स है. ये तीन वर्ड समझेंगे तो आपका प्रायर पीरियड आइटम पूरा समझ में आ जाएगा आपको. लाइक क्या बोला मैंने? अगर कोई भी एरर है, कोई भी मिस्टेक है, कोई भी ओमिशन है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे. उसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई किया जाएगा. रेक्टिफाई किसके थ्रू किया जाएगा? थ्रू पीएनएल अकाउंट के थ्रू अपन उसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे. तो सर जो अपन रेक्टिफिकेशंस करते हैं इन आइटम्स का, हम उन्हें कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स. समझ में आई क्या बात? यस सर. क्लियर हुआ क्या? यस सर. अब एरर्स सर बहुत टाइप की एरर हो सकती है. पहला मैथमेटिकल हो सकती है, ठीक है. आपका जो दूसरा है वो आपका क्या बोल सकते हैं,
कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकती है। कॉन्सेप्चुअल एरर का मतलब आपका करना चाहिए था इसको डेबिट, आपने कर दिया इसको क्रेडिट, तो वो कॉन्सेप्चुअल एरर हो गई, आपका मैथमेटिकल एरर्स हो गई। तो वो एरर्स को दूर करने के लिए, वो मिस्टेक्स को दूर करने के लिए, वो ओमिशंस को दूर करा जाता है थ्रू P&L अकाउंट। तो उन आइटम्स को हम कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। लेट सपोज सर एक एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिखिए एक एग्जांपल। मान लीजिए जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, क्या बोला मैंने? इंश्योरेंस क्लेम है ना, इंश्योरेंस क्लेम को मैंने बुक नहीं किया। क्या बोला मैंने? नॉट बुक इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बुक नहीं किया, तो सर ये मेरी गलती है क्या? हाँ सर गलती है। तो ये मेरा क्या माना जाएगा? PPT, प्रायर पीरियड आइटम, PPI। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब अगर आपने कुछ गलती कर दी है, अगर आपने जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लिखिए, आपने एक मशीनरी खरीदी 1/4/2017 को, और आपने 1/4/2020 तक नो डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करा। सर गलती है क्या? यस सर गलती है। तो ये डेप्रिसिएशन कहा जाएगा आपका PPI में, इस पीरियड का। समझ में आया क्या? प्रायर पीरियड आइटम मतलब गलतीज, एरर, ओमिशन, मिस्टेक्स, वो आपकी प्रायर पीरियड आइटम्स होते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, मान लीजिए पहले जो आपका बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, पहले जो आपका इलेक्ट्रिसिटी या जो आपका फ्यूल बिल था, वो पहले आता था सर आपका एट प्रोविजनल रेट पर। प्रोविजनल रेट बोले तो प्रोविजनल रेट का मतलब एक रेट के बेसिस पर आता था। बट नाउ प्रोविजनल रेट और बट नाउ आपको किस पे करना है? उसको चार्ज पे करना है। क्या करना है आपको? उसको चार्ज पे करना है। तो ये भी आपका क्या माना जाएगा? PPI का एग्जाम्पल माना जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो PPI के एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला? एक तो आपका फ्यूल बिल पहले प्रोविजनल रेट पे चार्ज होता था, लेकिन अब आपको चार्ज पे बेसिस पर देना है। मतलब जितना आप चार्ज करोगे उतना आपको पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन पहले फ्यूल बिल कैसा आता था? प्रोविजनल रेट पर, कि यार इतनी रेट है, इतने पे देना है। लेकिन अब आप जितना चार्ज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है? फ्यूल बिल है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रायर पीरियड आइटम है। क्यों है? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई प्रोविजनल रेट डिसाइड कर ली है, तो इससे अगर कोई ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम भी करेगा तो भी उसके तो वो प्रोविजनल रेट के हिसाब से आएगा। लेकिन जो बंदा कम यूज़ कर रहा है उसके लिए तो नुकसान ही हो गया। तो ये आपका एक एरर था आपके सिस्टम में, उस एरर को आपने दूर करा, तो ये भी एक क्या हो गया? प्रायर पीरियड आइटम हो गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये भी आपका क्या माना जाएगा? एक तरीके से PPI। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्यों? यस सर। पहले किस पे था? प्रोविजनल रेट पे। तो जो कम यूज़ कर रहा था उसको भी उतना ही पे करना पड़ रहा था, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको भी उतना ही पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब चार्ज बेसिस पे, जितना तू यूज़ लेगा, जितना तू उसको कंज्यूम करेगा, उतना तू पे करेगा। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो अब बताइए सर, आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कोई दिक्कत है क्या? प्रायर पीरियड आइटम में और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाले टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत है क्या सर? ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सर इस AS के, जो मैंने अभी आपको खत्म करा दिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन सा टॉपिक है सर? ये अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है सर? यस। जो इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड मार्क से इंपॉर्टेंट कर दिया, बट लेकिन आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि रेड मार्क का जो सिंबल होता है वो एक अलग ही चीज, एक अलग ही मेंटल प्रिपेयर करता है आपको। क्लियर क्या? यस सर। तो अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। क्लियर? यस। आइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किसकी बात करते हैं अपन? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। क्या होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो कभी कभार होते हैं। सर जो कभी कभार होते हैं, इसका मतलब सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है वो आइटम्स जो कि ऑर्डिनरी नेचर के नहीं होते। क्या नहीं होते? नॉट इन नेचर ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के नेचर के आइटम नहीं होते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ अकरेंस की, जिनकी अकरेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है? बहुत लो होती है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? अबनॉर्मल आइटम कहते हैं। मान लीजिए आपके स्टॉक में इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप देखिए, लॉस बाय आपका नेचुरल कैलेमिटी।
अगर आप कोई नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू अगर आपका लॉस हो गया तो वो आपका अब नॉर्मल लॉस है। क्यों? सिंपल सी बात है ना सर, अब नॉर्मल लॉस इस कारण से है कि कहाँ रोज क्या आग लग जाती है, क्या रोज कोई बाढ़ आती है, कोई फ्लड आता है, कोई सुनामी आती है, कोई तूफान आता है, रोज तो आता नहीं है। मतलब नेचुरल कैलेमिटी है, कभी कभार आती है, बिन बुलाए आती है, लेकिन बहुत खतरनाक आती है। तो सर हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमेशा अपन को क्या करना पड़ता है? सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर? यस। अब इसके अंदर सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर दो चीजें, एक चीज और आती है, उसे आप देखिएगा। अगर कोई स्टॉक है, क्या बोला मैंने, इसका एक पीएम आईपीसीसी जो पीएम है उसके अंदर इसका क्वेश्चन भी है, मैं उसको वहां से सॉल्व भी करवा दूंगा। मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसके अंदर कोई डैमेज आइटम है। डैमेज्ड आइटम क्या है? इंक्लूड है। स्टॉक है जो क्या करता है? इंक्लूड करता है कोई डैमेज आइटम्स को, ठीक है। देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तो हमें इसे क्या करना चाहिए? सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब सर हमारे जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा लास्ट इज, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स। की ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं आपके? क्लियर क्या? यस सर। फिर अपन इसके आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे, और ये अपना एएस यहीं पे समाप्त हो जाएगा। नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है सर, जो लास्ट टॉपिक है नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अगर आपकी कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज या ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड जो भी, अगर आपको कोई नेट प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसके लिए नो सेपरेट डिस्क्लोजर, कोई भी आपको सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देना है। सिंपल सी बात है। क्या डिस्क्लोजर दोगे? सिंपल सी बात है ना सर, अगर आप किराने की या परचून की दुकान पे बैठे हो, अगर आपने आज 5 किलो चीनी ज़्यादा तोल दी या 5 किलो चीनी आपने ज़्यादा आज बेच दी, क्या आप उसका अलग से डिस्क्लोजर दोगे? नहीं दोगे ना सर, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऑर्डिनरी आइटम्स है तो हमारा। समझ में आई बात? यस सर। बट लेकिन इसमें कुछ आइटम्स होते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस। आ गए ना एक्सेप्शन? बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल कि नॉर्मल होते हुए भी आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल का आपको एक्सेप्शन मिल गया कि इस रूल का क्या बोला, रूल क्या बोलता था कि आपको कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना है। रूल ये बोलता है, बट इस रूल का एक्सेप्शन आ गया कि ऑर्डिनरी आइटम होने के बावजूद भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऐसे सर इनके एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में डिक्लाइन हो गया, सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गिर गई। क्यों गिर गई? किस कारण से गिर गई? क्या ऑब्सोलेंस हो गई? क्या कोई अपग्रेड टेक्निक्स आ गई? या कोई मतलब क्या हो गया जिस कारण से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्लाइन हो गई? कोई लिटिगेशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो उनका भी आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कोई आपके सेटलमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं तो उसका भी आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये आपके गुडविल को इफेक्ट करती है कि यार ऐसी क्या लिटिगेशन है कंपनी के ऊपर, कंपनी ने इस केस को क्यों सेटल कर दिया, क्या कंपनी में कहीं डिफॉल्ट होना है, कहीं हमारे पैसा थोड़ा डूब जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है? सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगला एग्जाम्पल, कोई भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उन सेल ऑफ पीपी पर, आपने कोई पीपी बेची, नॉर्मल कोर्स है, अपना बेच सकते हैं कभी कभार, तो उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस बेचा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है किसको बेचने पर? ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, उनको बेचने में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपके कोई चेंज हो रहा है इन अरियर्स में
इन चेंज इन एरियर्स ऑफ वेजेस या वेजेस सिस्टम में, या फिर वेजेस सिस्टम में अगर आपके चेंज हो रहा है तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात? तो ये वो चीज़ें हैं जहां आपको सर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सेपरेटली, इवन इफ चाहे से ये ऑर्डिनरी हैं या नहीं है, आपको इनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या इन्वेंट्री की वैल्यू क्यों गिर गई, क्यों लिटिगेशन एक्सपेंडिचर है यार, क्यों सेटलमेंट किया गया, क्या कंपनी थोड़ा डिफॉल्ट में थी, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? क्या ये एएस का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? क्या समझ में आई क्या सर ये चीज़ें? यस सर, ये चीज़ें समझ में आई? यस। तो सर अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये सारे नोट्स थे इस एएस के जो आपको काम आएंगे बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये सेशन आपने बहुत इन्जॉय करा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट like question answer from ICI study material, then from practice manual and etc. AS5 ना? yes sir, just a second sir। तो सर मैंने आपको जैसे पीरियड आइटम के बारे में समझाया था, तो इसका अगर आपको टेक्स्ट देखना है कि यार मैं क्या लिख कर आऊँगा एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए सर मैं आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करवा देता हूँ। वो कीवर्ड्स आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। ये देखिए सर, एक सेकेंड सर, मैं कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। वो आप कीवर्ड्स लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ एरर या ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एरर में एज ए मैथमेटिकल एरर, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में एरर हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया फैक्ट्स का, नेचर अमाउंट शुड बी सेपरेटेड, डिस्क्लोज किया जाएगा इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इंक्लूड किया जाता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर एंड अल्टरनेटिव अप्रोच। बस इतना आपको पीरियड आइटम में याद रखना है। वही चीज़ मैंने आपको लिखवा दी थी कीवर्ड्स, फिर मैं आपको एक बार इससे पढ़वा देता हूँ। अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज, द रिविजन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेशन बाय देयर नेचर आर अप्रोक्सीमेशंस दैट में नीड ए रिविजन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिकम्स नोन। फॉर एग्जाम्पल इनकम एक्सपेंडिचर ऑन अ कॉन्टीजेंसी विच प्रीवियसली कुड नॉट बी एस्टिमेटेड। इसको आप जैसे, हाँ ये रहा ना, ये लिखा हुआ सर। The effect of change in accounting estimation should be included in the determination of net profit and loss in the period of changes, in the period of future period में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, वो दोनों आपको बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में ये रहा, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन में। और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैन बी चेंज ओनली विद द अडॉप्शन ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी चेंज दैट फॉलोइंग आर नॉट चेंज। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो वो इवेंट जो कि आपके कभी हुए ही नहीं थे, प्रीवियस में कभी हुए ही नहीं है, उनके लिए अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो तो वो चेंज नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी का, वो अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है जो मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया था। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ सर इतना ही था। अब अपन बात करते हैं हमारे इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की क्या लिखा हुआ है? फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट ए प्रोविजनल रेट। फाइनल बिल फॉर फ्यूल सरचार्ज ऑफ 5.30 lakh फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2001 to September 2007 has been received and paid in Feb 2008. However, the same was accounted in year 2008 and 9. Comment on the accounting treatment done in the said case. क्या लिखा हुआ है सर? आपको फ्यूल चार्ज था सर, पहले प्रोविजनल रेट पे चार्ज किया गया था, ठीक है। बाद में आपको क्या किया गया, बाद में चार्ज बेसिस पे उसको चार्ज बेसिस पे पे करने का एक तरीके से तय हुआ था। तो हम इसे क्या मानते हैं? प्रायर पीरियड आइटम मानते हैं। यस सर, क्यों मानते हैं प्रायर पीरियड आइटम? क्यों मानते हैं हम इसे प्रायर पीरियड आइटम? क्योंकि पहले अपन प्रोविजनल बेसिस पे देते थे, लेकिन अब चार्ज बेसिस पे कि जितना कंज्यूम हुआ है उतना ही अपन पे करेंगे। तो लिखिए सर, ये देखिए सर क्या लिखा हुआ है। आपने फेब 2008 में पे किया, तो जब आप 31 मार्च 2008 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो एक वो एरर या ओमिशन है आपके, तो उसको आप मटेरियल चेंज चार्ज हुआ है तो आप इसको क्या करोगे? शुड बी ट्रीट करोगे प्रायर पीरियड आइटम, और उसको आप डिस्क्लोज करोगे इन द नेट प्रॉफिट निकालते समय ऑफ द करंट पीरियड का। समझ में आई क्या बात? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे सर आप? मैं बता देता हूँ इसका आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको पीपीआई को डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर, पीपीआई को डिफाइन करने के बाद सेकंड पैराग्राफ आपका क्या बनेगा? गिवन केस में क्या हुआ। गिवन केस में
क्या हुआ, जो तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि कंक्लूजन क्या निकलता है। अब केस लॉ तो है नहीं जो अपन कंक्लूजन निकालेंगे, बट फिर भी एक बार कंक्लूजन अगर आप देख लेना कि कंक्लूजन क्या निकलेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आई बात? यस। सेकंड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, देखिए क्या लिखा हुआ है सर। During the 2001 and 2, a medium-sized manufacturing company brought down its inventory to net realizable value by 5 lakh। क्या बोला? उसने अपनी इन्वेंट्री को रोट डाउन कर लिया, अपनी इन्वेंट्री को मतलब डिक्रीज कर लिया अपनी वैल्यू में। इन्वेंट्री की वैल्यू में डिक्रीज होना, क्या सर ये वो ऑर्डिनरी आइटम के एक्सेप्शंस नहीं है? हाँ सर, ये तो ऑर्डिनरी आइटम के एक्सेप्शंस में फॉल हो जाएगा। लिखवाया था मैंने आपको, अगर चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो रही है इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो उसका आपको सेपरेटली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सेप्शन आ गया। क्लियर क्या? यस सर। तो इसका डिस्क्लोजर जाएगा, यस सर डिस्क्लोजर जाएगा। कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयज यूनियन ऑन 1/9/2002 फॉर द रिवीजन ऑफ वेजेस, रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछले सालों से आपको क्या करना है, वेजेस में रिवीजन देना है, जिसकी आपको एडिशनल लायबिलिटी कितनी बनेगी, 5 लाख रुपए पर एनएम की। क्या इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? यस सर, इसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके डिस्क्लोजर के लिए 2 AS डील होते हैं, AS-29 और AS-5। क्यों सर? AS-29 में मैंने आपको पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन करवाया था। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया। क्या सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे? पहले तो देखिए क्या वो पास्ट इवेंट है क्या? हाँ सर पास्ट इवेंट है, मजदूर अपना काम कर चुके हैं। दूसरी बात, क्या एग्रीमेंट हुआ है क्या? यस सर एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब इनके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग आ चुकी है। तीसरा, पे करने के लिए क्या मोर देन 50% चांस है क्या पे करने के? यस सर, अब तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये इसका प्रोविजन बनाएंगे। यस सर, और जैसे ही अपन प्रोविजन बनाएंगे तो अपन को उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। क्यों डिस्क्लोजर? क्यों? क्योंकि AS-5 कहता है, क्या बोलता है AS-5 क्या कहता है सर? AS-5 कहता है कि अगर आपने कोई चेंज कर रहे हो वेस्ट सिस्टम में तो वो आपका सर एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन के केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो सर आप इस क्वेश्चन को LDR मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LDR। समझ में आया? इस क्वेश्चन में आप दोनों AS का रेफरेंस देके आइएगा, AS-29 का भी और AS-5 का भी। AS-5 में एक्सेप्शन में आ गया ये, इसके लिए डिस्क्लोजर दिया। AS-29 में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस कारण से हमारे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? हाँ सर समझ में आ गया। ये देखिए सर, आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और देखिए सर, यहाँ पे भी आपको AS-5 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, शुड बी डिस्क्लोज किया जाएगा सेपरेटली। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कंपनी फाइंड दैट इन्वेंट्री शीट ऑफ 31 मार्च 2001 डिड नॉट इंक्लूड 2 पेजेस। डिड नॉट इंक्लूड ही नहीं करता सर, गलती हो गई सर, मिस्टेक हो गई सर, माफ कीजिए सर, PPI हो गया। समझ में आई बात? इंक्लूड ही नहीं किया सर, ओमिशन हो गया, PPI हो गया। आपने 14.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री को इंक्लूड ही नहीं करा, ये PPI हो गया। और PPI को हमेशा किसके थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है? P&L अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। PPI वो एरर या ओमिशन है जिसको अपन किसके थ्रू रेक्टिफाई करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। और आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा क्या? यस सर, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई ना। हाँ सर, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। इन्वेंट्री की वैल्यू कम होते ही आपको एक्सेप्शन वाला रूल याद आ जाना चाहिए। यस सर, एक्सेप्शन वाला रूल याद आ गया तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्लस आपका PPI आइटम हो गया। यस सर, PPI का आइटम हो गया, नहीं हो गया? यस सर, PPI आइटम हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 LDR मार्क कर लीजिए सर इस क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। देखिए क्या लिखा हुआ है। आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो एक ऐसे फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम का बाय एम्प्लॉयर के द्वारा इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्स ग्रेचुआ पेमेंट्स टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। सर एक तो फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम जो कि आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होती है, इनकम टैक्स नहीं सॉरी, आपके ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग।
एक होता है कि आप अपनी मर्जी से एक लिमिट फिक्स कर दी कि 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये दोनों सब्सटेंस में ही अलग अलग है। एक तो सर आप क्या कर रहे हो, एडहॉक लिमिट दे रहे हो। एडहॉक लिमिट का मतलब कि यार 5 लाख ले ले, 10 लाख ले लो, फिक्स कर लो। और एक आप दे रहे हो कि यार जो पोगा में कवर होंगे उनके लिए क्या है, मतलब जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होंगे उनके लिए हम पेमेंट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों सब्सटेंशियली क्या है, डिफरेंस है। सब्सटेंशियली क्या है, ये डिफर करते हैं आपस में। तो इस कारण से मैं क्या बोलूँगा सर, ये क्या है, अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी। क्या माना जाएगा, ये अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट डिसाइड करता है टू पे करना पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम। ऐसी पहले कोई स्कीम ही नहीं थी। मैंने क्या बताया था, अगर आप कोई ऐसे इवेंट के लिए कोई स्कीम, ऐसे इवेंट के लिए अगर आप कोई पॉलिसी ला रहे हो जो कि फ्यूचर में, जो कि कभी पास्ट में अकर ही नहीं हुई थी, तो वो आपका अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाता है। तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, अडॉप्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 को समझ में आया हो तो यस सर। देखिए ये भी अपना क्या माना जाएगा, नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, डेट मीन्स इट इज़ एन अडॉप्शन। ठीक है। और देखो, नॉट बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, डेट मीन्स अडॉप्शन। क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आई क्या सर आपको चीज़ें? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस आंसर्स, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती है आपकी। देखिए सर पहला क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन नहीं करना सर अभी। दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है इस टाइप का, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10th नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 भी नहीं है सर आपका, 15th भी नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है सर। अब हमारा आईसीए स्टडी मटेरियल तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी आईपीसीसी प्रैक्टिस मैनुअल। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपका ढंग से एक बार कॉन्सेप्चुअली रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे सर आपको उसके अंदर। एक सेकंड सर, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लूँ। यस सर, AS5 AS5 पे आइए सर। देखिए पहला क्वेश्चन सर, व्हेन कैन ए कंपनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? कब चेंज कर सकती है? जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो। क्या बोला मैंने? जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो तब चेंज कर सकती है, या फिर उसको कंप्लाई करना है किसके साथ, एएस के साथ, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के केस के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज की जा सकती है। समझ में आई क्या बात? समझ में आया क्या? यस सर, यही लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ए लिमिटेड कंपनी क्रिएटेड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 2.5% का। कब? 10/11 में। सब्सिक्वेंटली अपन ने रिव्यू करा क्रेडिट पीरियड जो अलाउ किया गया था फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर की। कंपनी ने डिसाइड कर दिया इंक्रीज करना प्रोविजन 8% ऑन 31 मार्च 2011। अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए थे टिल द डेट ऑफ डिसीजन। वाइल अप्लाइंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन दिस रिवीजन बी कंसिडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या प्रायर पीरियड आइटम? सर माना जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। जय बात। क्यों सर? प्रोविजन में चेंज हो गया। प्रोविजन में चेंज हो रहा है इसका मतलब असेट्स का प्रोविजन में चेंज हो रहा है सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो दैट इज मीन्स इट इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे सर अपन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। सॉरी, पॉलिसी लिख दिया क्या? नहीं सर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन ही लिखेंगे। यस सर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 अपन कर चुके हैं। सेम अपना एक एग्जाम्पल जो अभी अपन ने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 3rd या 4th, वही सेम एग्जाम्पल है, वही वेजेस एरियर वाला। क्या सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है? यस सर रिक्वायर्ड है। आपको 2 AS का रेफरेंस देकर आना है, AS5 का भी और AS29 का भी। इस कारण से इसको मैंने LDR मार्क करवा लिया था, यहाँ पे भी आप मार्क कर लीजिए। क्लियर क्या? यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप क्या बोल रहे हो?
एक सेकेंड, हाँ आप क्या बोल रहे हो कि इसका आंसर अलग दे रखा है, पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड साइन एन एग्रीमेंट विथ इट्स एम्प्लॉयज यूनियन फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस इन जून 2020। रिवीजन होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, अरियर जो होगा वो 31 मार्च 2012 तक का 80 लाख है। जो एरियर वेजेस है फॉर पीरियड 1 अप्रैल 2012 से लेकर 30 जून 2012 तक 7 लाख रुपए। डिसाइड वेदर सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ एरियर वेजेस रिक्वायर्ड और नॉट। बेटा सही तो दे रखा है, जो 87 लाख है उसको तो आपको डिस्क्लोज देना ही पड़ेगा ना, उसका तो आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा 87 का, तो क्योंकि ये प्रायर पीरियड आइटम है नहीं, प्रायर पीरियड आइटम है नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ये तो डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा 87 लाख का। ये तो लिखा हुआ है, देखो द पीरियड एंड द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। इसका डिस्क्लोजर अपन को देना ही पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, लिखा हुआ है ना, देखो जी सर 87 लाख रुपए का अपन को सेपरेटली डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। अब सर हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि जो 87 है उसमें से जो 80 है वो तो आपके पिछले सालों का, जो 7 है वो आपके इसी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो आप मे बी इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज, इसको आप क्या करो, इसको आप मे बी सेपरेटली डिस्क्लोज मत करो, लेकिन आपको इसको तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? ये नीचे लिखा हुआ दिस मे बी शोन एज करंट ईयर वेजेस, प्रायर पीरियड आइटम नहीं, इसलिए अपन इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन 80 लाख का तो अपन को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा ना, इसका तो डिस्क्लोजर जाएगा ही जाएगा, इसका तो जो डिस्क्लोजर है वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसका डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। कहने का मतलब यह है कि सर आपका वेजेस में अगर रिवीजन होगा तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लेकिन करंट ईयर का है तो उसका मत दो, क्योंकि करंट ईयर का तो वैसे भी आप अकाउंट्स बना ही रहे हो, लेकिन जो 80 लाख है आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 एलडीआर मार्क कर लीजिए सर इस क्वेश्चन नंबर 16 को। गुड्स ऑफ 5 लाख वर डिस्ट्रॉयड हो गए ड्यू टू फ्लड के कारण इन सितंबर 2009 में। क्लेम वॉज लॉस्ट विद इंश्योरेंस कंपनी बट नो एंट्री पास ही नहीं करी सर, भूल हो गई, माफ कीजिएगा, माफ नहीं करना सर, हमारे को तो पीपीआई बुक करना है। क्लेम पास हो गया, कंपनी ने रिसीव कर लिया पेमेंट 3.5 लाख का अगेंस्ट द क्लेम, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सच रिसीव्ड्स इन द फाइनल अकाउंट। आप कुछ मत करो, आप इसको किस में दिखा दोगे, आप इसको पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे, क्योंकि जो भी पीपीआई होता है उसको रेक्टिफाई किसके थ्रू करते हैं? पीएनएल अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है। ये देखिए सर, आपको पीपीआई को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली पीएनएल अकाउंट में, ये आपका पीपीआई हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आपने प्रोविजन कितना बनाया था? 7 लाख का, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर्स हुए वो कितने के हुए? 9 लाख के हुए अगेंस्ट द जो आपने प्रोविजन बनाया। स्टेट वेदर दिस डिफरेंस 2 लाख इज टू बी कंसिडर्ड एज ए प्रायर पीरियड आइटम। नो सर, क्योंकि जब भी प्रोविजन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो आपका कहाँ जाएगा? वो सर आपका कहाँ जाता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशंस में। कहाँ जाता है सर? आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन में। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। तो ये जो 2 लाख है वो आपका कहाँ जाएगा? शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज ए प्रायर पीरियड आइटम जस्ट बिकॉज इट इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। ये क्या है आपका? अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? कंपनी क्रिएट करती है प्रोविजन ऑफ 75,000 का टू स्टाफ वेलफेयर के लिए, लेकिन प्रिपेयर करते समय वो इंक्रीज कर देती है अपने अमाउंट को 1 लाख तक। तो जो ये 25,000 जो बढ़ा है वो आपका क्या माना जाएगा? सेम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन जस्ट बिकॉज देयर इज प्रोविजन। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सर। गिव द 2 एग्जांपल्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो रहा है। पहले फीफो यूज करते थे आप, अब आप वैम यूज करते हो। पहले आप इंटरेस्ट इंक्लूड करते थे, अब नाउ एक्सक्लूड करते हो। नाउ क्या करते हो? एक्सक्लूड करते हो। दोनों किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री से रिलेटेड है। समझ में आई क्या बात? यस। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन में एसएलएम से डब्ल्यूडीवी और प्रोविजन में 5% से 10%, 5 से 10%। ये सर ये गलत लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये पुराने प्रैक्टिस मैनुअल है, इस कारण से आपको ये लिख रखा होगा यहाँ पे, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जो मैं लिख पा रहा हूँ एकदम सही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई सी भी फ्लड हो गया, कोई सा भी फायर हो गया। प्रायर पीरियड आइटम में कोई भी एरर हो गई, आप एंट्री करना भूल गए, कोई ओमिशन हो गया, वो चीज़। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मार्क कर लीजिए सर इस क्वेश्चन नंबर
20 को। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी मैंने 1/4/2009 को 5 लाख में खरीदी। मशीनरी एक्सपेक्टेड है कि 50,000 मुझे एट द एंड ऑफ इस वर्किंग लाइफ 10 ईयर बाद देगी। स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड 45,000 रुपये पर एनम हैज़ बीन चार्ज किया गया 11/12 तक। 9-10 10-11 11-12 कितना कितना डेप्रिसिएशन 45K 45K 45K। दैट मीन्स सर कितना हो गया 130 135 40 80 120 130 135 के आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। मतलब आपके पास अब WDV कितने का बचा, अब आपके पास WDV बचा है सर 3,65,000 का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके 1/4/2012 की जो आपके पास WDV बची है वो ये बची है। क्लियर? 12-13 में कंपनी ने डिसाइड करा कि 15% पर एनम आप क्या करोगे, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से आप क्या लगाओगे, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, अब मशीनरी पर अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और जो न्यू रेट है वो शैल अप्लाई होगी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 से, यहाँ से अप्लाई होगी। हाउ वुड यू डील विद द अबव इन द अकाउंट्स ऑफ एनुअल अकाउंट 2013 में? अगर देखा जाए तो 1/4/2012 को 3,65,000 हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा सर, इस क्वेश्चन में ये लाइन कह दी कि जो न्यू रेट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी। लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिवली पड़ता है। समझ में आई बात? क्यों सर प्रोस्पेक्टिवली क्यों पड़ता है? क्योंकि जितने भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशंस होते हैं उनका प्रोस्पेक्टिवली पड़ता है, जितने भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है उनका रेट्रोस्पेक्टिव पड़ता है। आप जैसे इस कॉपी में इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली किसका पड़ता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशंस का। क्लियर? यस सर। अगर मैं लगाता 5 लाख रुपए पे 15% के हिसाब से, कितना परसेंट सर? अगर मैं 15% लगाता 3 सालों का -15 -15 -15 तो आज मेरे पास कितनी WDV होती? फटाफट से सर कैलकुलेट कीजिए कितनी WDV होती। सर WDV आ रही है 307,062.50, ये WDV होती। और हमारे पास है कितनी आज की तारीख में देखा जाए, इतनी। ये तो एक्चुअल है अगर मैं जाता हूँ किसके थ्रू, फ्रॉम SLM के थ्रू, और ये आइडियल है, होनी चाहिए अगर मैं किसके थ्रू जाता हूँ, फ्रॉम WDV के थ्रू। समझ में आया क्या दोनों के बीच में डिफरेंस? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई बात? यस। अब अपन क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना अपन को, तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, WDV यूज़ करना है, तो अपन WDV वाली पे ही इस पर 15% चार्ज करेंगे 2012-13 के लिए। तो 12-13 के लिए तो सर अपन इसका ही 15% निकालेंगे। फटाफट से बताइए सर कितना आता है, 307062 30, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, 307062.50 का फटाफट से सर 15% कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है? 15% आता है सर आपके पास डेप्रिसिएशन इस करंट ईयर का 46,059.375। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये आपका इस साल का डेप्रिसिएशन होगा, प्लस आपकी जो WDV है वो 365 से कितनी रह गई, 307062.50 रह गई। इसका मतलब आपका डिक्रीज इन वैल्यू, आपकी डिक्रीज हो गई वैल्यू किसके अंदर, असेट की वैल्यू के अंदर डिक्रीज हो गया। यस सर। तो वो भी आपका क्या किया जाएगा, इसी साल एडजस्ट किया जाएगा, वो भी आपका इसी साल एडजस्ट किया जाएगा, राइटिंग डाउन इन अ वैल्यू ऑफ इन कैरिंग अमाउंट में। तो इतना आपका इस साल क्या किया जाएगा सर, P&L अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर लॉजिक क्लियर हो गया। क्लियर? यस सर। समझ में आई क्या चीज़? यस सर समझ में आ गई। क्लियर? यस। इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 150 है, जो इंक्लूड करता है स्टॉक डैमेज को, जिसकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 12,000 है, और रिवाइज एस्टिमेटेड स्टॉक की 12-13 को कितनी है, 4,000 है। आपको AS5 के अकॉर्डिंग दिखाना है। देखिए सर आपका स्टॉक गिवन है कब का सर, 2013 का, मतलब 12-13 का आपका स्टॉक गिवन है 150 का, जिसके अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके अंदर 2 टाइप की स्टॉक है, एक तो नॉर्मल स्टॉक है, एक आपका डैमेज्ड वाला है। यस सर। जो डैमेज्ड वाला है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू 12,000 और इसकी आपकी कितनी होगी, 138। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है 13-14 का, किसका सर, 13-14 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं
13-12 का नहीं है। एक सेकंड सर, थोड़ा सा सर डेट्स में कन्फ्यूज़न हो गया। एक सेकंड, देखिए क्या लिखा हुआ है, 12-13 का अपना स्टॉक कितना है 150। इसके अंदर स्टॉक डैमेज वाला इंक्लूड है जिसकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 12,000। कब की है? 12 की है ना सर, वो तो 12 की है। इसका मतलब आपके पास 2 साल है, ये 11-12, इसकी कितनी है 12,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। अपन को 12-13 की चाहिए, 12-13 की कितनी है सर 4,000 है। तो ये कितना हो गया सर 146 हो गया क्या? यस सर। और ये कितना है आपके पास 0 है, इसका मुझे वैल्यू नहीं पता। यस सर। तो अब बताइए आप क्या करोगे सर? चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो गया आपके पास? चेंज इन इन्वेंट्री सर हो गया आपके पास 146,000। यस सर। आपका फिर चेंज इन डैमेज इन्वेंट्री भी कितना हो गया? आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ा था। यस सर 8,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये देखिए 146 आपने दिखा दिया इधर, और मैंने 8,000 अलग से भी दिखा दिया। ये देखिए सर जो इन्होंने दिखा रखा है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? समझ में आया क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। ये देखिए आपको इसको कैसे दिखाना है, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाना है। जो भी डिफरेंस होगा कॉस्ट और एनआरवी में, जो मैंने दिखा दिया आपको। क्लियर? समझ में आई क्या बात? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या करा है सर, अपन ने पीएम के और स्टडी मेट के क्वेश्चंस खत्म कर लिए AS 5 के। अब अपन करते हैं सर हमारे जनवरी 21 में आया हुआ एक क्वेश्चन है सर। जनवरी 21 या जुलाई 2021 में एक क्वेश्चन आया था, अपन उस क्वेश्चन को करते हैं और इसके बाद अपन इस AS को एटमोस्ट क्लियर ख़त्म हो जाएगा फिर अपना ये AS। ये देखिए सर जनवरी में ही आया था सर ये वाला क्वेश्चन, ये रहा सर। जनवरी में एक क्वेश्चन आया सर, जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। ये जो अपन ने चीज़ें पढ़ी उनका बताना है। एक्चुअल बैड डेट टर्निंग टू बी मोर देन द प्रोविजन से ज़्यादा आ गए, क्या माना जाएगा? अकाउंटिंग एस्टिमेशन। अपन फिर चेक कर लेंगे इनका एक एक कंसर्न, डोंट वरी। चेंज फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ PP, डेट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्योंकि जब भी कोई वैल्यूएशन होगा ना, या तो इन्वेंट्री का हो या फिर वो किसका हो, या तो वो इन्वेंट्री का हो वैल्यूएशन, जैसे उसमें पहले अपन इंटरेस्ट इंक्लूड करते थे अब नहीं करते, तो भी वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। फीफो से लीफो पे जा रहे हैं तो भी अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। अगर पहले अपन कॉस्ट मॉडल फॉलो करते थे, अब अपन रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो भी उसे अपन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आगे पढ़ते हैं सर। आगे देखिए, पहले सर एकदम सिंपल वाले कर लीजिए आप। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। चेंज इन यूजफुल लाइफ में चेंज हो रहा है सर, अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज आ गया। सर देखिए पहले आप 10% अप्लाई करते थे, लेकिन अब 15% अप्लाई कर रहे हो, तो सर वो क्या हो गया? अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज आ गया। डेप्रिसिएशन रेट में चेंज आना, आप डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे हो, तो सर वो भी आपका अकाउंटिंग एस्टिमेशन हो गया। समझ में आ रही है आपको चीज़? लॉजिक क्लियर हो रहा है कि मतलब अगर अपन एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो कुछ तो ऐसे होंगे जिनको अपन कर सकेंगे। तो अपने कितने हो गए अभी तक? अपने 5 हो गए और अपने 10 ही थे टोटल इसमें। यस सर 10 ही है और नहीं है ना। तो सर अपन ने 10 कर लिए, 10 में से अपन ने 5 कर लिए, मतलब हमारे 2.5 मार्क्स कंप्लीट हमारे पक्के हो गए सर। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अब अपन पढ़ते चलते हैं और करते चलते हैं, क्या दिक्कत है? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्या कर लिया? ट्रीट कर लिया ऑपरेटिंग लीज को एज ए फाइनेंस लीज। आपने ट्रीट कर लिया किसको? ऑपरेटिंग लीज को एज ए फाइनेंस लीज। सर PPI एरर, मिस्टेक हो गई सर, मिस्टेक हो गई सर। करना था तो डेबिट, कर दिया क्रेडिट। एरर, ओमिशन, मिस्टेक, PPI। बताइए समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। क्या आपने क्या कर दिया? बोरोइंग कॉस्ट का आपने कैपिटलाइजेशन कर दिया वर्किंग कैपिटल पे। सर आपने तो AS 16 की तो आपने ऐसी कर दी। सर AS 16 क्या कहता है? क्वालिफाइंग असेट पे अगर आपने कोई खर्चा किया होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे। आपने वर्किंग कैपिटल पे कोई खर्चा कराया, उस पर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर कराया, तो हम उसको कैसे ऐड कर देंगे? गलत करा ना सर, दिल दुख गया मेरा। PPI कर दिया, प्रायर पीरियड आइटम। समझ में आ रही है बात? फील आना चाहिए सर, आपको फील आना चाहिए। समझ में आ रही है चीजें? यस सर। आगे लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस।
लेजिस्लेटिव चेंजेस हो रहा है जिसका लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पड़ा। सर लेजिस्लेटिव चेंजेस तो नॉर्मल बात है, आए दिन आपके लॉ में चेंजेस होंगे तो उनका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब ऑर्डिनरी है, बट लेकिन इनका आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब वो एक्सेप्शन के अंदर फॉलो हो गए। समझ में आई क्या बात? यस सर, वो एक्सेप्शन था ना रूल वाला। यस सर, गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभार मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती, इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ में आई बात? यस सर, समझ में आया? गवर्नमेंट ग्रांट हर किसी को नहीं मिलती सर, गवर्नमेंट ग्रांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ में आई क्या बात? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको? यस सर, क्लियर हुआ? सर ये वाला देखना एक बार, अप्लाइंग करा 10%, ये वाले में डाउट आ रहा है आपको? यस सर, एक बच्चे का डाउट आया सर 9th वाले में, मैं वापस बता देता हूँ। अप्लाई कर रहे हो आप 10% डेप्रिसिएशन 15% की जगह, ओ सॉरी, आपने 15% की जगह 10% अप्लाई करा, आपने चेंज नहीं करा डेप्रिसिएशन रेट को। सॉरी, माय मिस्टेक सर, माय मिस्टेक। मतलब वो डेप्रिसिएशन पढ़ाना तो सर फील आ गया कि यार ये तो वही होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, बट ऐसा नहीं था। आपने 15% की जगह 10% चार्ज कर दिया, गलत कर दिया ना सर, गलती हुई ना आपसे। अगर गलती होगी तो सिंपल सी बात है ना सर, आप पीपीआई रिकॉर्ड करो ना सर। समझ में आ रहा है सर? फील आ रहा है तो सर लाइक ठोकिए सर, अपन इस वीडियो में 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं सर। समझ में आ रहा है सर आपको? अगर वो डेप्रिसिएशन रेट चेंज कर देता, चेंज इन रेट में चेंज होता तो फिर अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज होता। क्या सर ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, 100% डेफिनेटली क्लियर है और बहुत शानदार तरीके से क्लियर है सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। जुलाई 2021 में देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो सर। जस्ट अ सेकंड सर, कोई क्वेश्चन आया था क्या जुलाई 2021 में इससे रिलेटेड? नो सर, नो क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे। नो सर, नो, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो सर आज हम हमारी क्लास में इतना ही रखेंगे। अब हमारी क्लास में मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एक नए एएस की, और उस एएस पे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा भी हमने आज पढ़ा। अगर सर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सर। आप जैसे मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट जो पोर्शन होता है, वो जो वीडियो वाला पोर्शन होता है, उस पर एक बार जाके देखिएगा टैब पर। मतलब सर हर दिन वीडियोस आ रही हैं सर आपके लिए, हर दिन वीडियोस आ रही है सर। मुझे आपके एग्ज़ाम से आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि मैं एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं यूट्यूब पे, ताकि सब बच्चे देख सकें, यूज़फुल कंटेंट हो, शॉर्ट टाइम में मोर यूज़फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं सर। तो सर आज हम इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सर।